अस्सलाम वालेकुम मैम। अस्सलाम वालेकुम मैम। अस्सलाम वालेकुम मैम। अस्सलाम वालेकुम क्लास। वालेकुम सलाम मैम। वालेकुम सलाम मैम। जी बेटा, कैसे हो सब लोग? मैम बस दुआएं आपकी मैम। आप कैसी हो? गुड, शाबाश। और रमजान कैसा चल रहा है? रोजे रख रहे हैं सब? बस जी मैम मैम। दुआएं आप। ओके। बट अबाउट द कोविड सिचुएशन इन लाहौर, कौन कौन लाहौर में है? मैम पता नहीं न्यूज में कह रहे हैं कोरोना है, नजर नहीं आ रहा। ओए होए। बाजारों में रश है। मैम बहुत सारा कोरोना है यहाँ पर। रोज हाँ कम से कम 30 to 40 पेशेंट्स तो देख ही लेते हैं। बेटा, कहाँ लोकेशन बताएं। सलमान। मैम शालामार बाग के पास। अच्छा, अबाउट द मुगलपुरा के पास, जहाँ पे जी उधर जी उस टाइप मैम पे। अब तो आसपास फैमिलीज में भी है कोरोना। जी जी, मेरे मामा के फादर को cousin है, कोरोना था उनको मैम। भी हो गया है। ओके, कैसे हैं वो? ठीक है? अल्लाह का शुक्र है, उनका टेस्ट अब क्लियर है। क्या साइंस आए थे कुछ के सिम्टोमेटिक था? मैम साइंस आए थे क्या 20 days। साइंस थे? मैम बहुत ज्यादा कफिंग थी, फीवर उतर ही नहीं रहा था और ना शिवरिंग बहुत थी। ओके, वीकनेस स्टार्ट हो गई होगी ना उन्हें? जी जी, बहुत एज वीकनेस क्या थी स्टार्ट। उनकी? एज क्या मैम थी उनकी उनकी बेटा? उनकी एज है 41। 41 एज में? जी मैम। ठीक। मैम ऑक्सीजन अबे का भी है, ऑक्सीजन भी नहीं मतलब उन्हें लगानी पड़ रही है। मैम वो ऐसे भी है। बेसिकली तब होता है जब हम 80 से नीचे क्रॉस करें। जब कंडीशन आपकी क्रिटिकल हो जाए ना, जी जी, तो 80 से तब आपको जो शॉर्टनेस ऑफ। SpO2 80 से नीचे आए ना, तो फिर वो डॉक्टर्स कह रही हैं कि तब लगवाएं। अगर 90 टू 94 तक है तो तब तो वो करते ही नहीं ना, क्योंकि 98 नॉर्मल होती है। जी बेटा, वो यानी 80 से बिलो जाए तो फिर आपको शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ स्टार्ट जी हो जाती है, तो तब आपको चाहिए होती है ऑक्सीजन जो उनसे, है ना? ठीक जी है मैम। बेटा। अल्लाह ताला सबको अपने हिफ्ज़ और अमान में रखे। हाँ। आमीन। ओके बेटा, हम मूव करते हैं अपने लेक्चर की तरफ। उससे पहले मैं आपसे एक असेसमेंट प्लान डिस्कस कर लूं। इससे मेरे से पहले किसी टीचर ने असेसमेंट प्लान डिस्कस किया आपके साथ? नो नो मैम। मैम। नो मैम। ओके बेटा, मैं इसे LMS पे भी अपलोड कर दूंगी। लेकिन जो असेसमेंट प्लान जो सा अब बन रहा है, लाइक जैसे आप अगर इन फर्स्ट सेमेस्टर में होते या सेकंड सेमेस्टर, आपने ऑन कैंपस एग्जाम दिए? यस मैम। यस मैम। अच्छा अच्छा। ओके, फिर मैम आपको हमारा आइडिया फिफ्थ हो। सेमेस्टर। जी बेटा, वैसे भी आई थिंक ये थर्ड सेमेस्टर चल रहा है, तो जिसमें हाँ हम जी ऑनलाइन जी मैम। एग्जाम्स जी ले रहे हैं। तो उससे पहले जैसे था, लाइक अभी जो आपको पता है, आपने ऑलरेडी 2 सेमेस्टर ऑनलाइन कर चुके हैं, तो कुछ भी हो सकता है किसी टाइम पे भी। लेकिन जो टेंटेटिव असेसमेंट प्लान है उसमें यही आया है कि 40% जो है वो आपका फाइनल होगा, दैट इज रिटर्न। ठीक है? अब वो रिटर्न ऑनलाइन होता है या ऑन कैंपस होता है, इसके बारे में भी कोई डिस्कशन नहीं है। 20% वाइवा है और 20% आपका मिड है, दैट इज ऑल्सो रिटर्न। ठीक है? तो ये कितने परसेंट हो गया? ये 80% हो गया, यानी 20% मिड, 40% फाइनल वाइवा फाइनल, और 20% वाइवा। क्लियर है ये बात? 80% हो गया। यस मैम। ठीक है? तो आपके मिड जोन से हैं वो ईद के बाद जोन से होपफुली 1 and 2 वीक के बाद वो स्टार्ट हो जाएंगे, उसका शेड्यूल आ जाएगा आपको। ठीक है? उससे पहले 20% रह गया है, तो 20% की हमें एक असेसमेंट रखनी है। ठीक है? वो आपको कोई प्रोजेक्ट भी हो सकता है, वो आपका वीडियो प्रेजेंटेशन भी हो सकता है, और वो क्विज भी हो सकता है ऑन LMS। ठीक है? तो 3 चीजें हैं। तो वो उन 3 चीजों में से नेक्स्ट
इसी वीक में मैं LMS पे अपलोड कर लूंगी, ताकि ईद से पहले हमारी वो असेसमेंट हो जाए, और ईद के बाद जो उनसे फिर आपका मिड्स हो, फिर मिड देंगे, खत्म होगा तो फिर वाइवा स्टार्ट हो जाएंगे, वाइवा खत्म हो गए तो फिर फाइनल स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक है, तो क्लियर है ये बात? अगर असेसमेंट प्लान आपको मैम मिड्स ऑनलाइन होंगे क्या ऑन कैंपस? इसके बारे में मैं आपको आगे बता था कि इसके बारे में भी कोई कुछ कंफर्म नहीं है। ठीक है, आपको बताइए, इसलिए तो मैंने स्टार्ट में बोला कि असेसमेंट प्लान हर सेमेस्टर के स्टार्ट में बनता है, लेकिन ड्यू टू दैट कोविड सिचुएशन कुछ भी हो सकता है। अभी तो इन्होंने प्लान किया है कि ये ऑन कैंपस स्टार्ट करेंगे, फिर आप जैसे लास्ट टाइम स्ट्राइक्स की थी स्टूडेंट्स ने, उन्होंने कहा हमने ऑन कैंपस नहीं लेना, हमने ऑनलाइन पे चले गए। यूनिवर्सिटी ने बड़ी कोशिश की थी, लेकिन उसका इस दफा पूरा ही इस बात पे कंसर्न है कि आप एग्जाम्स रिटर्न जो मिड टर्म है एंड द फाइनल है वो ऑन कैंपस लिया जाए। ठीक है, तो अभी आपको ये बताने का मकसद सिर्फ यही है कि बेटा मेंटली आप इस चीज के लिए प्रिपेयर्ड रहें, चाहे वो ऑन कैंपस है चाहे वो ऑनलाइन है। ठीक है, तो इस बात पे आपको OCE से यानी एग्जामिनेशन कंट्रोल ऑफ एग्जामिनेशन से भी जो सा है वो मेल आ चुकी होगी कि अबाउट द वेटेज एंड असेसमेंट्स जो हम ले रहे हैं, तो उसमें यही मेंशन है कि मिड टर्म, फाइनल टर्म and viva तो compulsory है, and midterm and the final are on the campus, and rest of the sessionals like वो कोई प्रोजेक्ट हो सकता है, वो कोई असाइनमेंट हो सकती है, कोई वीडियो प्रेजेंटेशन हो सकती है, तो बेटा वो आपकी सिर्फ सेशनल में वो आएंगे। ठीक है, क्लियर है? जी मैम। यस मैम। ओके बेटा, नेक्स्ट हम मूव करते हैं अपने लेक्चर की तरफ। आज का हमारा जो लेक्चर है वो है ऑन द, लास्ट टाइम हमने किया था अल्ट्रासाउंड पे। अल्ट्रासाउंड क्या है उसकी हमने बात की थी, अल्ट्रासाउंड वेव क्या है, उसका मेथड ऑफ एप्लीकेशन आज हमने कर, एंड टेक्निक ऑफ एप्लीकेशन थी समहाउ, उसमें हमने डोजेस की बात की थी, उसमें हमने पैरामीटर्स बात की थी वेव्स की। तो आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज ऑन द इफेक्ट्स। ठीक है, इफेक्ट्स में आपके पास आ जाती हैं फिजियोलॉजिकल इफेक्ट, थेराप्यूटिक इफेक्ट, यूजेस, डेंजर, प्रिकॉशन एंड कॉन्ट्राइंडिकेशन। ठीक है, फर्स्टली हम बात करते हैं फिजियोलॉजिकल इफेक्ट। फिजियोलॉजिकल इफेक्ट क्या है? अल्ट्रासाउंड आपको थर्मल इफेक्ट देते हैं, कैविटेशन, मैकेनिकल इफेक्ट एंड द बायोलॉजिकल इफेक्ट। ठीक है, वन बाय वन इन सब इफेक्ट को देखते हैं कि थर्मल इफेक्ट क्या होते हैं, कैविटेशन क्या होती है, मैकेनिकल इफेक्ट क्या होते हैं एंड द बायोलॉजिकल इफेक्ट्स क्या होते हैं। ठीक है, फर्स्टली थर्मल इफेक्ट की बात करते हैं। तो थर्मल इफेक्ट हमने लास्ट टाइम भी बात की थी कि जब साउंड वेव प्रोड्यूस होती हैं तो वहां पे हीट प्रोड्यूस होती है। ठीक है, तो when waves are absorbed, heat is produced, protein absorbed more, कि जहां पे आपका मस्कुलर टिश्यू पार्ट होगा, यानी जहां प्रोटीन ज्यादा, यानी मस्कुलर पार्ट, ठीक है, दैट इज द प्रोटीन पार्ट। इसलिए ये अल्ट्रासाउंड जो सी है वो आप बोन्स के ऊपर नहीं कर सकते। जहां पे प्रोटीन पार्ट ज्यादा है वहां पे आपकी ज्यादा अल्ट्रासोनिक वेव जो सी है वो एब्जॉर्ब होगी। ठीक है, एक तो डिपेंड ऑन द थर्मल इफेक्ट ज्यादा तब कहाँ आएगा जहां प्रोटीन पार्ट ज्यादा होगा, दूसरा कहाँ पे आएगा जब आप एक ही एरिया में बार बार जो सा है वो अल्ट्रासाउंड परफॉर्म करेंगे। ठीक है, फॉर एग्जांपल ये आपका सिलेक्टेड एरिया है। ठीक है, अब इस सिलेक्टेड एरिया में आप जो सा है वो इसी पॉइंट पे रख के अल्ट्रासाउंड इन सर्कुलर मैनर जो सा है वो मूव करी जा रहे हैं, तो वो इसी एरिया में थर्मल इफेक्ट जो सा प्रोड्यूस होगा, और यही आपका इफेक्टिव ट्रीटमेंट एरिया भी कहलाएगा। ठीक है, द एफिशिएंसी ऑफ सर्कुलेशन थ्रू आउट ट्रीटेड टिश्यू, अगेन कि आपका मस्कुलर टिश्यू पार्ट होना चाहिए। अगर वहां पे वाटर कंटेंट ज्यादा है, ब्लड सप्लाई ज्यादा है, तो वहां पे अल्ट्रासाउंड ज्यादा अच्छा थर्मल इफेक्ट जो है वो प्रोड्यूस कर सकेगी। ठीक है, उसी की बेस पे आपके पास अल्ट्रासाउंड के दो मोड होते हैं, वन इज अ कंटिन्यूस मोड एंड अदर वन इज द पल्स मोड। कंटिन्यूस मोड के कंटिन्यूसली आपको अल्ट्रासोनिक वेव्स जो सी है वो हिट कर रही हैं आपके सॉफ्ट टिश्यू पे। ठीक है, तो कंटिन्यूस मोड कंटिन्यूसली आपकी वेव्स हिट करेंगी, तो वहां पे अमाउंट ऑफ हीट जो सी है वो ज्यादा डेवलप होगी। ठीक है, यहाँ पे आपको मोर थर्मल इफेक्ट आएगा एज कम्पेयर टू द पल्स। पल्स में आपको पता नहीं क्या होता है कि एक दफा वेव जा रही है फिर रुक जाती है, फिर जो सी है वो जा रही है और फिर रुक जाती है, ऐसे ही होता है ना पल्स वेव में, कि उसमें एक पॉज आता है, तो उसे हम क्या कहते हैं, पल्स अल्ट्रासाउंड। ठीक है, तो फिर इसलिए पल्स अल्ट्रासाउंड जो सी है उसने कहा कि लेस थर्मल इफेक्ट देती है एज कम्पेयर टू द
कंटिन्यूस मोड, ठीक है। तो दिस इज द थर्मल इफेक्ट। एक उससे बात की कि थर्मल इफेक्ट कौन सा है, रिफ्लेक्शन ऑफ अल्ट्रासाउंड एज अ टिश्यू इंटरफेस प्रोड्यूस अ कंसंट्रेशन ऑफ द हीटिंग स्पेसिफिक पॉइंट। उसका मैं आपको बताती हूँ इस डायग्राम से। लाइक दिस, हमने बात की थी कि अल्ट्रासाउंड वेव्स में रिफ्लेक्शन मोड होता है। अब यहाँ से वेव आ रही है और उसने हिट डायरेक्टली किया इस पार्ट को, ठीक है। अब जिस पार्ट पे ज्यादा वेव स्ट्राइक कर रही हैं, कुछ तो स्कैटर्ड हो गई, कुछ एब्जॉर्ब हो गई, ठीक है। एक डायरेक्टली हिट किया है आपकी एक वेव के ऊपर, ठीक है, एक पार्ट ऑफ योर बॉडी के ऊपर। तो जहां पे वो रिफ्लेक्ट करेगी वहां पे कंसंट्रेशन ऑफ हीट जो सी है वो इंक्रीज कर जाएगी, और वहीं पे आपको थर्मल इफेक्ट भी जो सा है वो ज्यादा आएगा, ठीक है। क्लियर है ये बात? ये तस्वीर शो हो रही है सबको बेटा? यस मैम। ठीक है। और इसमें उसने कहा कि हमने अभी बात की कि उससे हम आपके सॉफ्ट टिश्यू के ऊपर अल्ट्रासाउंड करते हैं, उसके रिजल्ट ज्यादा अच्छे आते हैं एज कम्पेयर टू द बोनी पार्ट। अब जब वो बोनी पार्ट के ऊपर हम क्यों नहीं हम बोनी पार्ट के ऊपर करते हैं, जब यही वेव्स जो सी है वो किसी बोन के ऊपर जाकर रिफ्लेक्ट करेगी तो वो वहां पे क्या करेगा, उसकी कैविटी फॉर्मेशन हो जाएगी, और वहां पे वो एक जैसे आपकी गाड़ियों में डेंट पड़ जाता है ना, तो आपकी बोन में पेरियोस्टियम बोन जो से वहां पे एक डेंट सा पड़ जाएगा उस रेस की जो सी है वो इंटेंसिटी हाई होने की वजह से, ठीक है। तो अगर वहां पे कंसंट्रेशन ऑफ द हीट इफेक्ट ज्यादा हो जाता है एट द पेरियोस्टियम बोन, तो आपको बोन पेन जो सा वो स्टार्ट हो जाती है। एक तो बोन पेन तो स्टार्ट होती है, दूसरा क्या चीज आ जाती है कि आपकी ये बोन्स में जो से डिस्ट्रक्शन स्टार्ट हो जाती है। तो दैट्स वाई हम जो सा है इसके बोन्स के ऊपर जो सा है वो कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है आपकी अल्ट्रासाउंड आप मस्कुलर पार्ट पे करते हैं, क्योंकि प्रोटीन ज्यादा अच्छा ऑब्जर्व करती हैं आपकी अल्ट्रासाउंड को, ठीक है। क्लियर है ये पॉइंट? हो गया। ओके। इन थर्मल इफेक्ट देन क्या करता है, अब वहां पे हीट प्रोड्यूस होगी तो जैसे सारी हीटिंग मोडेलिटी का काम है, इंक्रीज द सेल एक्टिविटी, vasodilation, increase blood supply, removal of the waste product and reduce the inflammation by increase the blood supply, ठीक है। तो अगर आप किसी वुंड पे कर रहे हैं, वुंड की हमने बात की थी लास्ट टाइम के, आपके बर्साइटस है, टेंडिनाइटिस है, या कोई भी वुंड एरिया है, कोई इन्फ्लामेशन हो गई हुई है, कोई ओडीमा है, तो वहां पे आप जो सा है उसकी हीलिंग को इम्प्रूव कर सकते हैं बाय द अल्ट्रासाउंड, ठीक है। दूसरा अल्ट्रासाउंड कैसे थर्मल इफेक्ट हेल्प करता है, कहते हैं कि हमने वुंड हीलिंग करवानी है तो वहां पे ज्यादा से ज्यादा क्या चाहिए होती है आपकी कोलेजन, ठीक है। तो अगेन इन थर्मल इफेक्ट जैसे भी हमने बात की कि जब बॉडी का टेम्परेचर राइज होता है, जो थर्मल अल्ट्रासाउंड रेज कर रही है वो क्या करेगी, एक्सटेंसिबिलिटी ऑफ कोलेजन को इंक्रीज कर देगी। जब एक्सटेंसिबिलिटी ऑफ कोलेजन इंक्रीज होगी तो ऑटोमेटिकली वहां क्या होगा, वुंड हीलिंग जो सी है वो अच्छी होगी, ठीक है। हम स्कार या एडहेरेंस को ब्रेक करने के लिए, स्कार्स को स्ट्रेच करने के लिए अगेन यही फॉर्मेट यूज करते हैं। वहां पे स्ट्रेचिंग के लिए पहले आप अल्ट्रासाउंड यूज करते हैं ताकि वहां पे एक्सटेंसिबिलिटी ऑफ कोलेजन जो सी वो इंक्रीज कर जाए, यही थोड़े से उसमें थोड़ी सी नरमी आ जाए और आप इजीली जो सा है स्कार्स और एडहेरेंस को जो सा है वो ब्रेकआउट कर सके। देन रिड्यूस द पेन। रिड्यूस द पेन में क्या है, अगेन वही कि आपके वेस्ट प्रोडक्ट्स रिमूव होंगे, वेजोडाइलेशन होगी, ब्लड सप्लाई इंक्रीज होगी, तो आपकी पेन जो है वो रिड्यूस हो जाएगी, ठीक है। तो दैट इज अबाउट द यूजेस ऑफ द थर्मल इफेक्ट ऑफ द अल्ट्रासाउंड। अभी हम आज क्या स्टडी कर रहे हैं, हम अल्ट्रासाउंड स्टडी कर रहे हैं, तो हम उसके बारे में ये चीज डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। क्लियर है बेटा थर्मल इफेक्ट के बारे में? इसका कोई क्वेश्चन तो नहीं है यहाँ तक? नो मैम। ओके ओके बेटा। देन आगे आ जाता है कैविटेशन इफेक्ट। अब इसने कहा कि जो ये थर्मल इफेक्ट है वो कैविटेशन इफेक्ट प्रोड्यूस करती है। होता क्या है, हमने कहा कि जब हम अल्ट्रासाउंड प्रोब जो सा बॉडी के ऊपर रखते हैं
तो अंदर कहीं ना कहीं गैस के बबल्स भी होते हैं, कहीं वाटर के बबल भी होते हैं। तो आपको ये अल्ट्रासाउंड का हेड जो सा है वो कांटेक्ट रखना चाहिए विद योर द सरफेस एरिया, ठीक है। जब आप कांटेक्ट रखते हैं, जैसे कि ये फॉर एग्जांपल ये आपकी स्किन है, उसके ऊपर आपने कांटेक्ट रखा हुआ है, तो जो अंदर एयर बबल्स हैं या फिर जो आपके वाटर बबल्स हैं, जो जैसे कि ब्लड है आपकी बॉडी में, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड है, तो वो क्या करते हैं, वो टू एंड फ्रो मूवमेंट करते हैं, लाइक आपकी प्रोब के और आपके सेल के अंदर, ठीक है, टू एंड फ्रो मूवमेंट करते हैं, ठीक है। यहाँ वो क्या करते हैं, अपनी शेप चेंज करते हैं टू एंड फ्रो मूवमेंट करके, एक्सपैंड करते हैं या कॉन्ट्रैक्टेड करते हैं, ठीक है। तो ये एक्सपैंड एंड कॉन्ट्रैक्टेड करना, तो दैट इज द oscillatory activity of the highly compressible bodies within the tissue such as the gas and the vapors, ठीक है। तो ये क्या प्रोड्यूस करेंगे, ये आपकी बॉडी में बबल्स पर कैविटेशन प्रोड्यूस कर सकते हैं, ठीक है। कैविटेशन क्या है, वो टू टाइप्स की होती है, वन इज अ स्टेबल कैविटेशन, अदर इज द अनस्टेबल कैविटेशन। अब जब स्टेबल कैविटेशन है उसमें क्या कहता है कि आपकी बबल्स की मूवमेंट जो सी है वो टू एंड फ्रो होनी चाहिए, ठीक है, और आपका जो अल्ट्रासोनिक हेड है वो आपकी स्किन के साथ रिमेन इंटैक्ट होना चाहिए, ठीक है। तो इससे कोई डेंजर नहीं है, हैव बेनिफिट्स हैं, बल्कि इसके मॉडिफाइड द अल्ट्रासोनिक बीम इन सच अ वे दैट इज कॉल्ड द माइक्रो स्ट्रीमिंग। यूनिडायरेक्शनल मूवमेंट है वो क्या करेगी कि वो आपकी बाउंड्रीज ऑफ सेल्स की फ्लूइड को जो सा वो रिमूव करेगी, और उससे क्या होगा कि आपका ओडिमा जो सा वो डिक्रीज हो जाएगा, ठीक है। ड्यू टू द माइक्रोस्कोमिक स्ट्रीमिंग permeability of cell membrane and direction of the movement of the molecules into the cells is influenced, कि आपका एक्स्ट्रा सेलुलर जो मटेरियल है वो जो सा वो बाहर निकलता है। इसको हम इस एग्जांपल से देखेंगे कि फॉर एग्जांपल माइक्रो स्ट्रीमिंग क्या है, कि ये आपकी अल्ट्रासोनिक वेव्स आ रही हैं, ठीक है, ये सेल है, सेल के अंदर जो सा है वो एक ही मूवमेंट में जो सा है वो सेल आपका बार बार रोटेट हो रहा है, ठीक है। जो मूवमेंट है लाइक द, अगर हम उसे बात करते हैं यूनिडायरेक्शनल मूवमेंट है, ठीक है, अलोंग द बाउंड्रीज ऑफ द सेल, ठीक है। तो क्या करेगी, यूनिडायरेक्शनल मूवमेंट होने की वजह से उस सेल की जो सी परमेबिलिटी जो सी है वो इंक्रीज कर देगी, ठीक है। तो उस इंक्रीज ऑफ द मूवमेंट होने की वजह से क्या होगा, अगेन वहां पे आपकी फ्लूइड की मूवमेंट जो इन एंड आउट ऑफ मूवमेंट ऑफ योर मटेरियल है या एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड है वो इजीली हो जाएगा, ठीक है। तो दैट्स व्हाई स्टेबल कैविटेशन जो सी वो अच्छी चीज है, ठीक है, वो डेवलप होनी ही होनी है। ये एक ऐसा प्रोसेस है जो आपके इन ट्रीटमेंट ऑफ द अल्ट्रासाउंड डेवलप होता ही होता है, ठीक है। अगर उसने बात की कि ये टू एंड फ्रो मूवमेंट ना हो, आप ये अपना कभी हेड ऊपर उठा लो, कभी इस जगह पे ले आओ, कभी उस जगह पे ले आओ, तो बहुत ही हाई इंटेंसिटी के साथ ये बबल्स मूव करेंगे, और मूव करेंगे तो क्या करेंगे कि वो विद इन द सेल जो से वो रप्चर हो जाएंगे, ठीक है। जब विद इन द सेल ये बबल्स रप्चर हो जाएंगे तो क्या करेंगे, आपके नॉर्मल सेल्स की वॉल को डिस्ट्रक्शन कर देंगे, जबकि स्टेबल कैविटेशन में क्या कर रहा है कि वो परमेबिलिटी इंक्रीज कर रहा है, जबकि अनस्टेबल में क्या होगा कि ये सेल्स इतनी रैपिडली मूव करेंगे, आपके एयर बबल्स एक दूसरे के साथ कोलाइड करेंगे, ऑसिलेशन प्रोड्यूस करेगी होगी जब, तो ये क्या करेंगे, उन सेल्स की वॉल को रप्चर कर देंगे। जब वो सेल्स की वॉल्स रप्चर्ड हो जाएंगी तो वो क्या प्रोड्यूस करेंगे, उसको हम क्या कहते हैं, दैट इज कॉल्ड द अनस्टेबल कैविटेशन, ठीक है। जैसे कि इसमें लिखा मेंशन है, this occur when the volume of bubble change rapidly and then collapse, and it is potentially dangerous to the tissue as the collapse of bubble cause the great local raise in temperature. It is avoided by moving the treatment head, कि वही बात कि इसको अवॉइड करने के लिए हम एक ही मूवमेंट में जो सा वो ट्रीटमेंट हेड को जो सा मूव करें, ताकि आपकी अनस्टेबल कैविटेशन जो सी है वो प्रोड्यूस ना हो, ठीक है। तो दैट इज अबाउट द कैविटेशन एंड स्टेबल एंड द अनस्टेबल कैविटेशन, ठीक है। अनस्टेबल और स्टेबल कैविटेशन के बारे में अगर किसी को समझ नहीं आया तो बेटा पूछ लें। मैम सिंपल कैविटेशन के बारे में रिपीट करते हैं। बेटा कैविटेशन सिंपली ये होती है कि कैविटीज परफॉर्म बन जाना, जैसे कि अगर हमने इसमें बात की थी ये चीज, तो ये क्या बनी है, कैविटी बन गई है ना,
एक बोन के अंदर कैविटी बन जाती है, ठीक है। तो दैट इज द कैविटेशन, कि कैविटीज फॉर्मेशन होगी। तो दोनों ही सूरतों में कैविटेशन बन रही है, ठीक है, स्टेबल में भी और अनस्टेबल में भी। स्टेबल में क्या है कि उसमें आपकी परमेबिलिटी जो सी है वो इंक्रीज हो रही है, जबकि अनस्टेबल में क्या है कि आपके सेल की वॉल्स ही डिस्ट्रक्ट कर गई हैं ड्यू टू कोलाइट, ठीक है। यस मैम। समझ आया बेटा? यस मैम, थैंक यू। ओके बेटा, आगे हम बात कर रहे थे अनस्टेबल कैविटेशन का हो गया। माइक्रो मसाजिंग, माइक्रो मसाज क्या है? दैट इज अ मैकेनिकल इफेक्ट। अभी हमने बात की थी थर्मल इफेक्ट की। थर्मल इफेक्ट की वजह से यानी कंटिन्यूस हीट प्रोड्यूस होने की वजह से आपके मॉलिक्यूल्स की मूवमेंट पे डिपेंड करता है कि कंटिन्यूस हीट हुई है तो मॉलिक्यूल्स किस मूवमेंट में वो मूवमेंट कर रहे हैं या कोलाइड कर रहे हैं, तो उसके रिजल्ट में आपके पास कैविटेशन डेवलप होती है, स्टेबल एंड अनस्टेबल। नेक्स्ट आपके पास आती है मैकेनिकल इफेक्ट, दैट इज कॉल्ड द माइक्रो मसाज। माइक्रो मसाज क्या है? लॉन्गिट्यूडल कंप्रेशन वेव ऑफ द अल्ट्रासाउंड बीम प्रोड्यूस कंप्रेशन एंड रिफ्लेक्शन ऑफ सेल्फ। अगेन वही यहाँ पे भी वही फॉर्मूला आ गया जो हम लास्ट लेक्चर से कर रहे हैं कि साउंड वेव्स हैं, लॉन्गिट्यूडल वेव्स हैं, टू एंड फ्रो मूवमेंट करती हैं, और उन टू एंड फ्रो मूवमेंट करने के लिए वजह से जो सेल्स हैं वो या पहले कंप्रेशन में जाते हैं और फिर रिफ्रैक्शन में जाते हैं। ऐसे ही पढ़ रहे हैं ना हम अल्ट्रासोनिक वेव्स के बारे में, ऐसे ही है ना बेटा? ठीक है। तो Yes, एंड ma'am. इफेक्ट ऑफ द मूवमेंट ऑफ टिश्यू फ्लूइड इन द इंटरस्टिशियल स्पेसेस कैन हेल्प इन रिड्यूसिंग द एडिमा। जैसे कि अभी हम बात की कि परमेबिलिटी इंक्रीज हो जाती है, तो परमेबिलिटी इंक्रीज होने की वजह से क्या होता है कि आपका जो सेल्स के अंदर टिश्यू फ्लूइड है वो इजीली जो सा है वो बाहर निकल जाएगा। ऐसे ही होगा ना? Yes, ma'am. तो उससे क्या होगा कि जब आपके इंटरस्टिशियल फ्लूइड में स्पेसिस में आपका इंटरस्टिशियल फ्लूइड कर चला गया है तो वहां पे क्या होगा कि दैट हेल्प इन द रिड्यूसिंग द एडिमा। ठीक है, क्लियर है ये पॉइंट बेटा? Yes, ma'am. तो दैट्स व्हाई कौन सा Yes. ये इसका मैकेनिकल इफेक्ट है कि मैकेनिकल इफेक्ट हम इसलिए कहा कि यहाँ पे हम बात कर रहे हैं कि टू एंड फ्रो मूवमेंट की, कंप्रेशन एंड रिफ्रैक्शन होने की, जिसकी वजह से सेल्स की प्रोबेबिलिटी इंक्रीज कर जाती है और आपका इंट्रासेलुलर फ्लूइड जो सा है वो इंटरस्टिशियल स्पीसीज में चला जाता है एंड दैट हेल्प इन टू रिड्यूस द एडिमा। ठीक है। नेक्स्ट उसने बताया कि जब आप कंबाइन करते हो मैकेनिकल इफेक्ट को विद थर्मल इफेक्ट को के साथ, ठीक है, तो क्या होता है? तो the extensibility of scars and adhesion could be affected in such a way to make the stretching them the easier। ये वही बात जो हमने स्टार्ट में की थी कि इसमें थर्मल इफेक्ट भी प्रोड्यूस हो रहा है जो आपको यहाँ पे एडहेरेंस को ब्रेक डाउन में हेल्प करेगा, और मैकेनिकल क्या कर रहा है वो अगेन वहाँ पे टिश्यू की परमेबिलिटी जो सी है वो इंक्रीज कर रहा है। जितनी टिश्यू की परमेबिलिटी इंक्रीज होगी उतना ही ज्यादा आप उसे इजीली जो सा है वो स्ट्रेच कर सकते हो, आप उसकी एडहेरेंस या उसके कंट्रैक्चर्स को जो सा है वो ब्रेक डाउन कर सकते हैं। ठीक है, ये था हमारे पास मैकेनिकल इफेक्ट। उसके बाद आता है हमारे पास बायोलॉजिकल इफेक्ट। बायोलॉजिकल इफेक्ट जो सा है वो वुंड हीलिंग की तीन स्टेजेस हैं। वन इज द इन्फ्लेमेटरी स्टेज, प्रोलिफरेटिव स्टेज एंड रिमोटिक स्टेज। इसका क्या मतलब है कि हम वुंड हीलिंग की इन तीनों स्टेजेस में जो सा है अल्ट्रासाउंड यूज कर सकते हैं। और अगर हम अल्ट्रासाउंड यूज कर सकते हैं तो अल्ट्रासाउंड किस तरह बेनिफिट देती है हमें इन तीनों ही स्टेजेस में। ठीक है, तो फर्स्ट स्टेज की बात करते हैं तो क्या है? अगेन यहाँ पे परमेबिलिटी इंक्रीज होगी। परमेबिलिटी इंक्रीज हुई किसकी? लाइसोसोम मेम्ब्रेन की। ये लाइसोसोम्स ऐसे सेल्स हैं जो इन्फ्लेमेटरी स्टेज में इंक्रीज कर जाते हैं। ठीक है, अब लाइसोसोम सेल्स की क्या है? परमेबिलिटी इंक्रीज हुई, इनहैंस द रिलीज ऑफ द कंटेन एंजाइम। अब जो लाइसोसोम एंजाइम्स होते हैं वो ज्यादा यानी वॉल्स की परमेबिलिटी इंक्रीज हुई और एंजाइम जो है वो इजीली लीक आउट हो गए इन द इंट्रासेलुलर मैट्रिक्स। अब ये एंजाइम क्या करेंगे कि जो भी इन्फ्लामेटरी में कोई एक्सटर्नल आपके पास बॉडी आती है उसको जो सा है वो क्लियर कर देते हैं। ठीक है, तो ये था अल्ट्रासाउंड का काम कि यहाँ पे क्या करना है? अगेन सेल मेम्ब्रेन की परमेबिलिटी को इंक्रीज करना। कौन से सेल की? लाइसोसोम सेल्स की, एंड स्क्रीट आउट एंजाइम एंड दैट एंजाइम हेल्प
us to remove the debris. ठीक है, नेक्स्ट स्टेज आती है दैट इज अ प्रोलिफरेटिव स्टेज, दैट इज द सेकंड स्टेज ऑफ द वुंड हीलिंग. अब यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पे अल्ट्रासाउंड कैसे हेल्प करती है कि जो कैल्शियम होता है उसको इन ड्राइव इन करती है. ठीक है, केस में फाइब्रोब्लास्ट और मायोफाइब्रोब्लास्ट. यहाँ पे प्रोलिफरेटिव स्टेज में क्या होता है कि आपके कोलेजन और आपका इलास्टिन उसकी क्वांटिटी जो होती है वो इंक्रीज कर जाती है. अब फाइब्रोब्लास्ट में कोलेजन और इलास्टिन की क्वांटिटी इंक्रीज होने की वजह से क्या होता है कि उस जो वुंड होता है ना उसमें टेंसाइल स्ट्रेंथ आती है. जब कोलेजन वहां पे होगा, टिश्यू डेवलप होगा तो वुंड हील होगा ना. तो उसमें उसने कहा कि फाइब्रोब्लास्ट एंड मायोफाइब्रोब्लास्ट जो से वो हेल्प करते हैं आपके कोलेजन फाइबर्स को बनाने में. ठीक है, तो फाइब्रोब्लास्ट और मायोफाइब्रोब्लास्ट में हैव द कैल्शियम आयंस ड्राइवन इनटू देम बाय द ultrasound, and that increase the mobility and encourage the movement toward the area of the repair. And fibroblasts are stimulated to produce the collagen fiber to form a scar, and the fibroblast will contract the pull the edge together. Okay, इस स्टेज की समझ आई कि इसका मेक्सली काम क्या होता है कि कोलेजन फाइबर्स को प्रोड्यूस करना, और अल्ट्रासाउंड हमें हेल्प कर रही है टू प्रोड्यूस द कोलेजन फाइबर्स. ठीक है, इस सिंपली स्टेज का ये मकसद है. क्लियर है बेटा? मैम यस मैम. जी बेटा पूछो. मैम ये जब अल्ट्रासाउंड परफॉर्म करते हैं तो कैल्शियम आयंस मायोफाइब्रोब्लास्ट और फेब्रोब्लास्ट के अंदर मूव करते हैं. जी बेटा अंदर मूव करते हैं उसको, जिसकी वजह से आपकी एक्सटेंसिबिलिटी ऑफ कोलेजन जो है वो इंक्रीज कर जाती है. ओके मैम. ठीक है, जितना ज्यादा कैल्शियम आयन इनसाइड मूव करेगा, ठीक है, उतना ज्यादा फाइब्रोब्लास्ट जो से वो स्टिमुलेट होंगे टू प्रोड्यूस द कोलेजन फाइबर. ठीक है, टू फॉर्म अ स्कार, जो ये वाली लाइन है. ठीक है, देन आ जाती है रीमॉडलिंग की बात. अगेन यहाँ पे अल्ट्रासाउंड कैसे हेल्प कर रहा है टू इंक्रीज द टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ स्कार बाय द अफेक्टिंग द डायरेक्शन स्ट्रेंथ एंड इलास्टिसिटी ऑफ फाइबर. अगेन वो यहाँ पे क्या कर रहा है, एक्सटेंसिबिलिटी को इंक्रीज कर रहा है ऑफ द कोलेजन को. ठीक है, एक्सटेंसिबिलिटी ऑफ कोलेजन, इंक्रीज इन द एक्सटेंसिबिलिटी ऑफ कोलेजन. समझ रहे हो ना क्या होती है कि वहां पे उसकी परमेबिलिटी यानी उसे वीक कर देना वहां पे, या प्रोडक्शन ज्यादा कर देना, ताकि आप इजीली जो सा है वहां पे मूवमेंट या कोई भी ट्रीटमेंट प्रोड्यूस कर सको. क्लियर है बेटा? बेटा क्लियर है यहाँ तक? यस मैम. यस मैम. ठीक है, तो यहाँ पे हमने बात की थी कि हम बात कर रहे थे बायोलॉजिकल इफेक्ट ऑफ द अल्ट्रासाउंड, कि किस तरह बायोलॉजिकली आपकी अल्ट्रासाउंड हेल्प करती है इन योर वुंड हीलिंग में. ठीक है, तो मेनली आपको ये सिनेरियो आ सकता है कि मैं पूछ सकती हूँ कि अगर देयर इज द इन्फ्लेमेटरी स्टेज है तो किस तरह अल्ट्रासाउंड आपको, मैं पूछ सकती हूँ कि एक वुंड है वो इन्फ्लेमेटरी स्टेज है, तो मैं आगे कुछ भी सिनेरियो दे सकती हूँ. तो आपको पता होना चाहिए कि अल्ट्रासाउंड मोडेलिटी ऐसी है जो इन्फ्लेमेटरी स्टेज में हेल्प करती है. ठीक है, प्रोलिफरेटिव स्टेज में भी हेल्प करती है. कैसे करती है ये आपको पता होना चाहिए. रीमॉडलिंग स्टेज में भी हेल्प करती है, कैसे करती है ये आपको पता होना चाहिए. ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? जी मैम. यस मैम. ओके, नेक्स्ट आपके पास आ जाता है थेराप्यूटिक इफेक्ट ऑफ द अल्ट्रासाउंड. थेराप्यूटिक इफेक्ट ऑफ अल्ट्रासाउंड में क्या है कि इन अ क्लिनिक, ठीक है, आप कौन सी कंडीशंस आपके पास आएंगी जिसमें आप जो है वो अल्ट्रासाउंड यूज कर सकते हैं. डिफरेंट कंडीशंस हैं लाइक द स्कार टिश्यू, एडिमेटिक टिश्यू. एडिमा के बारे में अभी हमने बात कर ली, स्कार टिश्यू में हमें बात कर ली रीमॉडलिंग में. ठीक है, ब्लड फ्लो में, बोन इंजरीज में. हम बोन इंजरी आप इसमें हम यूज कर सकते हैं. अभी मैंने कहा था कि बोन्स में कॉन्ट्राइंडिकेटेड है. बेटा हम बोन इंजरी की बात करें, बोन इंजरी ऐसी जहां पे फ्रैक्चर्ड हो. ठीक है, फ्रैक्चर्ड बोन में आप इसे यूज करते हो एट द फ्रैक्चर्ड पार्ट. वहां पे क्या हो रहा है कि आपके पेरियोस्टियल सेल्स की प्रोलिफरेशन हो रही होती है. तो अल्ट्रासाउंड जो सी है आपके पेरियोस्टियल सेल्स की प्रोलिफरेशन को इंक्रीज करता है. ठीक है, आप नॉर्मल बोन पे नहीं देते, आप फ्रैक्चर बोन के पार्ट पे जो सा है वो भी अल्ट्रासाउंड करते हैं. तो इस पे आते हुए मैं आपको कंफ्यूज कर सकती हूँ, तो आपने क्लियरली वो चीज लाइन पढ़नी है कि दैट पार्ट इज अ फ्रैक्चर बोन या फिर एक नॉर्मल बोन है. ठीक है, क्लियर है बेटा? यस मैम. यस मैम. ओके बेटा,
नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं थेरेप्यूटिक यूजेस ऑफ द अल्ट्रासाउंड की। हमने सॉफ्ट टिश्यू की बात की, उसमें क्या करता है, कहते हैं हेल्प टू रिमूव द ट्रॉमेटिक एक्सीड्यूट, रिड्यूस द डेंजर ऑफ द एडहेरेंस। अगर हमें खतरा है कि यहाँ पे कंट्रेक्चर या एडहेरेंस होने के चांसेस हो सकते हैं तो आप अल्ट्रासाउंड यूज करो। हीटिंग इफेक्ट के लिए आप दे सकते हैं, एक्सीलरेटेड प्रोटीन सिंथेसिस के लिए जो सा है वो आप दे सकते हैं। यानी वुंड हीलिंग के साथ अगर कोई आता है आपके पास पेशेंट, तो वहां पे आप कौन सी मोडेलिटी प्रेफर करोगे, दैट इज द अल्ट्रासाउंड। ठीक है। नेक्स्ट स्कार टिश्यू है। स्कार टिश्यू इज मेड pliable by the application of the therapeutic ultrasound, also effective stretching of the contracted skull। यानी अगेन यहाँ पे क्या है, सेंसिबिलिटी ऑफ कोलेजन को इंक्रीज कर रहा है। क्रोनिक इंडोरेटेड एडिमा, ये भी बात हो गई कि मैकेनिकल इफेक्ट जो सा है अल्ट्रासाउंड का वो हेल्प करता है आपका एडिमा को रिड्यूस करने में। वेरिकोस वेन में कैसे हेल्प करता है, टू प्रमोट द हीलिंग। यानी आप यहाँ पे जो हमने बायोलॉजिकल इफेक्ट स्टडी किया है इसके तौर पे जो सा वेरिकोस वेन अल्सर में ये हमें हेल्प आउट कर सकता है। ब्लड फ्लो की बात करते हैं, तो ब्लड फ्लो के हमें बात की कि आपके स्केलेटल मसल्स के जहाँ पे प्रोटीन का पार्ट ज्यादा होगा वहां पे अल्ट्रासाउंड ज्यादा वर्क करेगी, वहां पे अपना थर्मल इफेक्ट देगी। और थर्मल इफेक्ट क्या करता है, आपकी ब्लड सप्लाई को इंक्रीज करता है। बाय द रिपोर्ट एक रिसर्च हुई है, इफेक्ट ऑफ द कंटिन्यूअस वेव अल्ट्रासाउंड ऑन द ब्लड फ्लो इन द स्केलेटल मसल। ठीक है। ये क्या करता है कि जैसे हमने बात की स्टार्टिंग में, अल्ट्रासाउंड के 2 मोड हैं, वन इज अ कंटिन्यूअस मोड एंड वन इज द पल्स मोड। अब कंटिन्यूअस मोड क्या कहता है कि उसने बात की, पर्पस ऑफ दिस स्टडी क्या था, to determine the effect of the ultrasound on forearm, skin and muscle blood flow। ठीक है। और इसका रिजल्ट हमने क्या निकाला कि the result suggested that administration of the continuous wave ultrasound at the prescribed doses had no effect on the skeletal muscle blood flow up to the 30 minutes। के forearm के मसल्स के ऊपर अगर आप कंटिन्यूसली 30 मिनट्स तक भी अल्ट्रासाउंड करते रहेंगे तो वहां पे कोई इफेक्ट नहीं आएगा, वो वहां पे कोई ब्लड फ्लो इंक्रीज नहीं करेगी। ठीक है। ये स्पेशली फॉर बात कर रहे हैं हम फोर आर्म के टिश्यू के लिए। जबकि हाईली परफ्यूज टिश्यू, हाईली प्रोटीन टिश्यू यानी मसल बल्क जहाँ पे होगा, आप वहां पे अल्ट्रासाउंड करेंगे तो वहां पे वो आपको थेराप्यूटिकली बेनिफिट देगा। ठीक है। तो ये बाय द रिसर्च उन्होंने ये कहा कि डोज ऑफ द वन for the 5 minutes applied to the forearm did not alter the skeletal muscle blood flow। ठीक है। तो ये बाय द रिसर्च उन्होंने इन्वेस्टिगेट किया है कि आपके फोरआर्म के मसल से ब्लड फ्लो इंक्रीज नहीं करती अल्ट्रासाउंड। ठीक है। देन बोन इंजरी, ultrasound is first and second week following bone injury can increase the bone union, can also be used the early diagnosis of the stress fracture। ठीक है। फर्स्ट एंड सेकंड वीक ऑफ द बोन इंजरी में जैसे मैंने कहा था कि जहाँ पे आपकी बोन के सेल्स होते हैं वो वीक होते हैं, पेरियोस्टियल अभी मल्टीप्लिकेशन स्टार्ट हुई होती है, वहां पे आप अल्ट्रासाउंड दे सकते हैं। प्लांटर वार्ड्स क्या होते हैं, ये एक वायरस होता है जिसकी वजह से आपकी वार्ड्स फॉर्मेशन होती है। देखिए वार्ड्स कभी कैसे के होते हैं, देखे हैं बेटा कभी वार्ड्स? Yes, ma'am. No, ma'am. मैम कैलिस टाइप जो होता है, हाँ कैलस टाइप होता है। मैं एक दफा इसकी हम जो फुट के सोल में बन जाते हैं ना, मोस्टली फुट के सोल में बन जाते हैं। ये जैसे कि आपको ये नजर आ रहा है, पिक्चर इसकी नजर आ रही है, यस मैम। कुछ इस तरह के बनते हैं। ये अमूमन पाँव में बनते हैं ऐसे कि आपके पेशेंट के नजर आएंगे। वैसे इसके लिए आप नाइट्रोजन गैस यूज करते हैं, वो क्या कर देती है, कोल्ड थेरेपी होती है, वो इससे बर्न कर देती है और इससे जो है ये आपके वार्ड्स रिमूव हो जाते हैं। ठीक है। ये वायरस की वजह से भी होते हैं या किसी माइक्रोट्रोमा इंजरी की वजह से भी ये वार्ड्स जो है वो डेवलप होते हैं। ठीक है। तो ये डिफरेंट वार्ड्स जो है वो आप करते हैं। वैसे ये थोड़े से कंटेंजियस होते हैं कि यानी अगर आप एक पर्सन को हुआ है तो दूसरे पर्सन को भी हो सकते हैं, तो इसलिए आप कम ही ऐसे पेशेंट को जो सा वो अल्ट्रासाउंड यानी डायरेक्टली कॉन्टेक्ट कोई चीज नहीं यूज करते, इसलिए इसके लिए नाइट्रोजन गैस जो सा वो यूज करते हैं। टू कि आप अगर आपने सैनिटाइज नहीं किया आपने अल्ट्रासाउंड के हेड को और उसी तरह किसी दूसरे पेशेंट के ऊपर अप्लाई कर दी, अल्ट्रासाउंड कर दिया, तो देयर इज अ रिस्क, the patient is on the high risk
के उसको ये प्लांटर वॉर्ड्स जो से वो डेवलप हो सकते हैं, ठीक है। तो इसलिए इसके बारे में केयरफुल रहना है। उन्होंने वैसे हमारी स्टडी यही कहती है कि आप ऐसे पेशेंट में जो है वो यूज कर सकते हैं, बट लेकिन एहतियात से, विद केयर, ठीक है। प्लांटर वार्ड्स इसमें क्या क्या होता क्या है कि थ्रोम्बोस द कैपिलरीज, आपकी कैपिलरीज। जी जी बेटा। मैम अगर ये इनको अगर हम ट्रीट ना करें तो ये इसके रूट्स टाइप भी बन जाती होती हैं अगर इसको जी बेटा, इसको time ट्रीट to ना time करें treat तो ना किया जाए। इसको उसकी रूट्स बन जाती हैं और ये स्प्रेड कर जाता है। जैसे कि अब ये देखिए स्पॉम में स्प्रेड कर गया है ना, तो वो अंदर ही अंदर काफी अंदर जोन सा है। इसके लिए आप एक मेडिसिन यूज करते हैं, एंटीवॉट मेडिकेशन एक मिलती है, आप उसके लिए वो यूज करते हैं। मैं ढूंढ रही हूँ, शायद वो यहाँ पे आ जाए, नहीं तो आप थ्रू द सर्जरी भी इसको रिमूव करवाना पड़ता है, ठीक है। तो इसकी सर्जरीज भी होती हैं। मैम कई लोगों के तो वैसे भी ठीक हो जाते हैं ना खुद ब खुद ये। जी बेटा, खुद ब खुद वो इतना डीपली नहीं होते ना, डिपेंड ऑन द कंडीशन होता है कि कितने होते हैं। खुद ब खुद भी ठीक हो जाते हैं, या फिर आप मेडिसिन भी अप्लाई करो, या वो नाइट्रोजन गैस यूज कर लो जिससे आप कोल्ड बर्न करते हो, या फिर आपको अगर नहीं निकल रहे ऐसे तो फिर आपको सर्जरी करवानी पड़ती है। बाद थ्रू द सर्जिकल प्रोसीजर वो पूरा अंदर से रूट तक जो है वो बाहर निकाल देते हैं, ठीक है। यस मैम। ओके ये होता क्या क्या, आपकी कैपिलरीज थ्रोम्बोज्ड हो जाती है इन द व्हाइटिश कलर सॉफ्ट कोर कवर विद द हाइपरकैरोटिक एपिथेलियल टिश्यू। हाइपरकैरोटिक का मतलब पता है ना कि वहां पे मतलब कैरोटिक मतलब कि वहां पे केराटिन लेवल जो सा वो इंक्रीज कर जाता है वहां पे, ठीक है। एंड इफेक्टिव पेनलेस मेथड फॉर एलिमिनेटिंग प्लांटर वॉर्ड्स के आप अल्ट्रासाउंड इसके लिए परफॉर्म कर सकते हो। अल्ट्रासाउंड प्लेसिबो इफेक्ट भी देते हैं। प्लेसिबो इफेक्ट का पता क्या होता है? नो मैम। प्लेसिबो इफेक्ट होता है कि मतलब ऐसे ही मतलब कैसे सिंपली वर्ड में वैसे समझाओ, ऐसे झूठ मूठ का इफेक्ट आ गया पेशेंट को। ऐसे लगता है कि इस मैंने बस पेशेंट ऐसे होते हैं ना कि जो कहते हैं कि मुझे इसी से आराम आना है, हालांकि उसका हमें पता कि इस मोडालिटी का इस पेशेंट में कोई लेना देना नहीं है, लेकिन उस पेशेंट को कहता है कि नहीं मुझे इसी से आराम आना है, तो हम उसके लिए यूज करते हैं। कि कोई पेशेंट आ रहा है, साइकोलॉजिकल कोई पेन होती है ना, पेन जैसी जो साइकोलॉजिकल ये होती है कि आपको पेन नहीं होती, साइकोलॉजिकल पेन लेकिन पेशेंट को फील हो रही होती है, तो ऐसे पेशेंट पे जो है आप अल्ट्रासाउंड जो सी है वो यूज कर सकते हैं। क्योंकि आपको अभी तक जो हमने देखा अल्ट्रासाउंड के एज सच कोई इतने साइड इफेक्ट नहीं है, तो इसलिए आप इसे एज अ प्लेसिबो इफेक्ट जो है वो यूज कर सकते हैं, ठीक है। क्लियर है? मैम जो वार्ड्स होते हैं जो माइक्रो ट्रॉमा की वजह से होते हैं वो खुद ब खुद ठीक हो जाते हैं। मैम वो हार्ड शूज वगैरह पहनने से भी तो हो जाते हैं। बेटा वो माइक्रो ट्रोमा में ही आता है ना, जब हार्ड शूज आपको जी कंटिन्यूसली माइक्रो ट्रोमा काज कर रहा होता है, तो बेटा वो डिपेंड मैम। करता है। खुद ब खुद भी हो जाते हैं, अगर खुद ब खुद नहीं होता तो फिर ट्रीटमेंट लेना पड़ता है, नहीं तो वो आपके मैम वो डीप तो इनसाइड रूट्स बना देते हैं। मैम वो भी स्प्रेड कर जाते हैं फिर। जी बेटा वो स्प्रेड कर जाते हैं ना, अगर आप उसे ट्रीट नहीं करोगे तो वो डीप इनसाइड रूट बना लेंगे, जी ठीक है। नेक्स्ट चले। जी मिस। ओके बेटा, हमने अभी बात की थी कि इन्फ्लामेटरी कंडीशन में हमें अल्ट्रासाउंड हेल्पफुल करती है। वो कौन कौन सी इन्फ्लामेटरी कंडीशन है? टेंडनाइटिस मतलब बताओ बेटा। टेंडन में इन्फ्लेमेशन, इन्फ्लामेशन ऑफ टेंडन, बर्साइटस। बरसा स्किन इन्फ्लेमेशन, इन्फ्लेमेशन ऑफ बर्सा। हाँ बर्साइटस किसी भी जगह का बर्सा हो सकता है। सब एक्रोमियम बर्साइटस मोस्टली आता है, सब एक्रोमियम टेंडनाइटिस आता है, सुप्रास्पाइनस टेंडनाइटिस आता है। तो ये नाम आपको पता होना चाहिए। सुप्रास्पाइनस टेंडनाइटिस कोई टर्म होती है। कैप्सुलाइटिस क्या होता है? ज्वाइंट कोई कैप्सूल इन्फ्लेमेशन। हाँ ज्वाइंट की इन्फ्लेमेशन, जिसमें अपने इन्फ्लेमेशन इन पास जॉइंट कैप्सूल, फ्रोजन शोल्डर जो है वो हम इन मोस्टली आता है इसमें, ठीक है। ओस्टियोआर्थराइटिस में आप यूज कर सकते हैं, ठीक है। इनक्लोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस क्या है? ओस्टियोआर्थराइटिस का पता है ना क्या होता है? ओस्टियोआर्थराइटिस क्या यस मैम। यस मैम। क्या होता है? क्या होता है? मैम जॉइंट्स की स्वेलिंग होती है। डिजेनरेशन ऑफ द ज्वाइंट्स होती है, ठीक है, उसकी वजह से वहां पे इन्फ्लेमेशन कॉज हो जाती है, ठीक है। यस मैम। ओके इनक्लोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस क्या होता है? मैम ये लॉन्ग टर्म इन्फ्लेमेशन होती है आई गेस जॉइंट्स की।
बेटा एनक्लोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस जो होता है वो आपकी सर्वाइकल नेक का होता है, वर्टिब्रास का होता है, ठीक है। फ्यूज्ड हो जाती है इन्फ्लामेशन की वजह से आपकी स्पाइन, ठीक है। स्पॉन्डिलाइटिस क्या है? स्पाइन की इन्फ्लामेशन होना। इनक्लोजिंग मतलब होता है कि वो एक दूसरे से जुड़ जाती हैं, तो दैट इज कॉल्ड द इनक्लोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस, ठीक है। इसे पढ़िएगा लास्ट में जाके, इसे लास्ट में रीड आउट करिएगा, व्हाट इज एनक्लोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस। क्लियर है? यस मैम। ओके, नेक्स्ट स्कार टिश्यू हमने अब बहुत डिस्कस कर लिया। डिफ्थेरियन कंट्रैक्चर्स क्या होते हैं? पढ़ा होगा एनाटॉमी में ये। नो मैम। मैम चलो मैं बता देती हूँ, अब याद रखिएगा। होता क्या है डिफ्थेरियन कंट्रैक्चर में, ये अमूमन हैंड में होता है। इसकी मैं आपको तस्वीर दिखा देती हूँ, उसको ज्यादा क्लियर हो जाएगा। डिफ्थेरियन कंट्रैक्चर, ओके, ये कुछ इस तरह का होता है। इसमें होता क्या है कि जो आपके फेशिया है ना अंदर, जो बीनीथ योर स्किन, मोस्टली डिफ्थेरियन कंट्रैक्चर कहते हैं किसे, हैंड के कंट्रैक्चर को बोलते हैं मोस्टली। अगर आप देख रहे हैं ना, इसमें हैंड ही नजर आ रहा होगा कि जो आपका फेशिया है ना बीनीथ द स्किन, उसको में क्या होता है कि उसकी थिकनेस होना शुरू हो जाती है। जब थिकनेस होना शुरू होती है तो वहां पे कंट्रैक्चर बनना शुरू हो जाते हैं, ठीक है। जब कंट्रैक्चर बनते हैं तो वो आपकी ये आपकी क्या सी फिंगर आती है, दैट इज अ लिटिल फिंगर। और लिटिल फिंगर के साथ कौन सी फिंगर होती है? रिंग फिंगर। रिंग फिंगर, ठीक है। तो वो जो सी है वो सिकनेस की वजह से वो जो टेंडन है या आपका फेशिया है अंडरनीथ योर स्किन जो सा है वो बेंड कर देता है आपकी इन दोनों फिंगर्स को। तो वो क्या करता है, इस कॉन्ट्रेक्चर फॉर्मेशन कर देता है। कॉन्ट्रेक्चर पता ना, या थिकनेस हो जाए कि लाइक दिस द थिकनेस। अगर आपके पास इस तरह क्लिनिकल में कोई पेशेंट आ जाता है इस थिकनेस या इस कॉन्ट्रेक्चर फॉर्मेशन की तरह, तो उसमें भी हम अल्ट्रासाउंड यूज कर सकते हैं। ये देखो यहाँ पे ये ऐसा है कि यहाँ थोड़ा सा बेहतर हुआ हुआ है आफ्टर ट्रीटमेंट। इसके बाद आपको अल्ट्रासाउंड करके ना यहाँ पे मसाज करनी पड़ती है बाय द हैंड, ठीक है। तो देन ये थोड़ा सा आप इसे ट्रीटेबल है। तो ये एक ऐसी डिजीज है, ये देखिए अब टेंडन यहाँ पे उसने क्या किया कि ये जो आपके टेंडन थे उसको भी जो है वो कॉन्ट्रैक्ट कर दिया। तो इन टेंडन को रिलीज करने के लिए वहां पे आप सर्जरी भी बाज़ दफा परफॉर्म करते हैं, ताकि इसको रिलीज करके हैंड की जो पोजीशन है वो सही की जाए, ठीक है। तो दैट इज कॉल्ड द डिफ्थेरियन कंट्रैक्चर। क्लियर है? यहाँ पे टेंडन फेशिया अंडरनेथ स्किन की जो सी है वो थिकनिंग हो सकती है। क्लियर है? प्लांटर फेशियाइटिस का पता है? प्लांटर फेशियाइटिस क्या होता है? मैम इन्फ्लेमेशन ऑफ फेशिया ऑफ फुट। हाँ, जैसे यहाँ पे था ना थिकनिंग ऑफ द फेशिया ऑफ द हैंड is called a diphtherian contracture, and this is the inflammation of the fascia of the foot या palmar side of the, उससे जो आपकी सोल ऑफ फुट होती है वहां पे मोस्टली होता है। इसमें होता क्या, अमूमन आपकी पेशेंट क्या कहता है आपको आके, आपकी हील्स पेन होती है, ठीक है। दोनों पॉइंट की या वन साइड ऑफ पैन की हील पेन होती है, आपसे चला नहीं जाता, आप पे वेट बेरिंग नहीं की जाती। तो उस कंडीशन में भी जो है वो आप अल्ट्रासाउंड जो है वो पेशेंट को रिकमेंड कर सकते हैं, ठीक है। मैम ये ओवर यूज इंजरी होती है ना? ओवर यूज इंजरी होती है जी बेटा, ओवर यूज इंजरी होती है। आपको ये ऐसे कोई प्लेयर्स में खास तौर पे ये इंजरी जो सी है वो पाई जाती है। यहाँ पे जो फ्लैट फुट होते हैं ना, एक होती है हमारी नॉर्मल आर्च होती है, कर्व होती है, और कुछ पेशेंट लोग ऐसे होते हैं जिसमें फुट फ्लैट होता है, तो उनमें भी ये प्लांटर फेशियाइटिस होने के चांसेस हो सकते हैं, ठीक है। क्लियर है? मैम ये जो कॉन्ट्रैक्चर होता है ये सिर्फ लिटिल फिंगर और रिंग फिंगर में ही होता है? जी जी बेटा, ये उसी वहीं के कंट्रैक्चर को नेम दिया गया डिफ्थेरियन। तो वो किसी साइंटिस्ट का नाम होगा, दैट्स व्हाई उसने अपने नाम पे उस कंट्रैक्चर का नाम रख दिया, दैट इज अ डिफ्थेरियन कंट्रैक्चर। मैम ये कॉन्ट्रैक्टर की कॉज क्या होगी? जिस तरह अब हमें पता है जो है फिशाइटिस का तो ये है कि ओवर यूज इंजरी, अगर वो प्रोलॉन्ग स्टैंडिंग में होंगे तो इसकी क्या कॉज हो सकती है? ये कॉन्ट्रैक्टर क्यों इसकी भी जो सी है वो एक तो ओवर यूज आता है, दूसरा कोई भी आपकी बॉडी के अंदर या आपकी फेशिया के अंदर जो सी है वो एबनॉर्मेलिटी हो सकती है, जिसकी वजह से आपके अंडरलाइन टिश्यू जोन से हैं वो थिकन होना शुरू हो जाते हैं, ठीक है। ओके बेटा, नेक्स्ट हम आते हैं टेक्निक ऑफ ट्रीटमेंट। उसके लिए आप
प्रिपरेशन ऑफ द apparatus patient and application treatment and then doses डिसाइड करनी होती है। apparatus को कैसे आप चेक करते हैं कि आपका जो ट्रीटमेंट हेड है, प्रोब है, उसके ऊपर आप सम फ्यू ड्रॉप्स ऑफ वाटर जो से हैं वो स्प्लैश करते हैं और वो क्या करते हैं, अगर वहां से वेव्स बाकी ही आपका अल्ट्रासाउंड वर्क कर रही है तो वो ड्रॉप्स क्या करेंगे, वो वाटर ड्रॉप्स अपेयर्स टू द बॉयल, यानी उसकी मूवमेंट स्टार्ट हो जाएगी वाइब्रेशन की वजह से। ठीक है, तो ये आप इस तरह ऑपरेटर्स को चेक कर सकते हैं कि ये काम कर रहा है या नहीं काम कर रहा। ठीक है, देन पेशेंट को की क्या प्रिपरेशन है कि उसमें आपको ये होता है कि नेकेट करना पड़ता है वो एरिया जहाँ पे आपने ट्रीटमेंट करना हो, स्किन की सेंसेशन चेक करनी पड़ती हैं। अगर उसको पेशेंट को अगर उसकी वजह से हमने कहा कि अगर हम कंटिन्यूस मोड दे रहे हैं तो समहाउ थर्मल इफेक्ट आएगा, तो उसको चेक करना पड़ना है कि पेशेंट को थर्मल इफेक्ट फील हो रहा है या नहीं हो रहा। अगर पेशेंट को कोई डिस्कम्फर्ट फील हो रहा है तो वो फौरन से बता दे। ठीक है, एप्लीकेशन ऑफ ट्रीटमेंट क्या है, आउटपुट इज एडजस्टेड टू रिक्वायर्ड लेवल, सर्कुलर मूवमेंट ऑफ हेड इज सेटिस्फैक्टरी, यानी सर्कुलर मूवमेंट में आपने हेड को मूव करना है, अवॉइड द सुपरफिशियल बोनी एरियाज एंड शुड बी अप्लाइड एट द राइट एंगल। ठीक है, डेंजर्स क्या है, अगेन बर्न्स, कैविटेशन के बारे में हमने बात कर ली, ओवरडोज हो सकता है, डैमेज टू द इक्विपमेंट हो सकता है। कॉन्ट्राइंडिकेशन है, वॉस्कुलर कंडीशन में हम नहीं दे सकते, एक्यूट सेप्सिस में नहीं दे सकते, दोनों में यही है कि एम्बोलाई जोन सा है वो उसकी ब्रेकडाउन, अगर कोई एम्बुलेंस है फॉर सपोज इन वॉस्कुलर कंडीशन या इन्फेक्शन तो वो एम्बुलाई डिसलॉज हो सकता है, वो किसी दूसरी जगह पे स्ट्रीम आउट का हो सकता है, तो दैट्स वाई हम कॉन्ट्रैक्ट रेडियोथेरेपी में नहीं करते, ट्यूमर, प्रेगनेंसी, कार्डिक डिजीज में आप अल्ट्रासाउंड नहीं करते, हैमरेज में नहीं करते, स्फीयर इस्केमिक टिश्यू, नर्वस टिश्यू, इम्प्लांट एंड एनेस्थेटिक एरिया, यानी ये सारे ही ऐसी कंडीशंस हैं जिसमें आप जो सा है अल्ट्रासाउंड, नर्वस सिस्टम यानी आप कोई भी नर्वस पार्ट के ऊपर जो सा अल्ट्रासाउंड परफॉर्म नहीं करेंगे। ठीक है, तो इस सब के बारे में इन डिटेल जो सा है वो आपका मेंशन है। कॉन्ट्राइंडिकेशन अगर आप इसमें देखिए कॉज द एम्बोलाई, वास्कुलर कंडीशन, अक्यूट सेप्सिस में भी क्या करेगी, कॉज द एम्बोलाई, स्प्रेडिंग सेप्टिक एम्बोलाई परफॉर्म कर सकती है। रेडियोथेरेपी में क्या है कि रेडियोथेरेपी में ऑलरेडी ही डिवाइटलाइज हुए होते हैं टिश्यूज, तो दैट्स व्हाई आप अगेन कोई और रेडियोथेरेपी यूज नहीं कर सकते। ट्यूमर में भी मेटास्टाइज कर जाते हैं, प्रेगनेंसी में वो आपके टिश्यू को डैमेज कर सकते हैं, कार्डिक डिजीज में भी आपके कार्डिक इश्यूज हो सकते हैं। तो ये सारे ही आपके विद रीजंस कॉन्ट्राइंडिकेशन मेंशन है, तो ये बेटा बुक से जाके एक दफा पढ़ लीजिएगा। ठीक है, अबाउट द कॉन्ट्राइंडिकेशन, क्यों कॉन्ट्राइंडिकेटेड है। ठीक है, ये सारी चीजें आप ऑलरेडी पढ़ चुके हुए हैं, इसे बस एक दफा बुक से गो थ्रू कर लीजिएगा। क्लियर है? यस मैम। यस मैम। एक्यूट सेप्सिस में बता दी मैम। मैम हमें कैसे पता चलेगा कि हम जहाँ अल्ट्रासाउंड परफॉर्म कर रहे हैं वहाँ एम्बोलस फॉर्मेशन हुई हुई है? एक्यूट सेप्सिस तभी होगा जब आप एक ओपन वुंड होगा और वो इन्फेक्शियस होगा जी। ठीक है, तो वो आपको ये तो नजर आ रहा होगा ना कि इन्फेक्टेड एरिया, जैसे इफ द ट्रीटमेंट इज पास्ड ओवर द इन्फेक्टेड एरिया, ठीक है, फॉर एग्जांपल उसने दिया herpes zoster is must be sterilized when an appropriate solution before the treatment of the next patient। जैसे कि मैंने आपको अभी वार्ड्स की एग्जांपल दी थी कि आप बहुत एहतियात से ऐसे जो इन्फेक्टेड एरियाज होते हैं ना उस पर ट्रीटमेंट करते हैं। ठीक है जी मिस। ठीक है बेटा, फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। ओके मैम। ओके बेटा, इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। अल्लाह हाफिज। अल्लाह अल्लाह हाफिज मैम। अल्लाह हाफिज बेटा।